हाँ जी। सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसे यार आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड की तैयारी? ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, न्यू ईयर आने वाला है और आपके बोर्ड्स भी, ठीक है। तो आपके लिए एक क्या कहें, इन्फॉर्मेशन बोल दो या नोटिस बोल दो। देखो, मैं लाने जा रहा हूँ आपके लिए न्यू ईयर पे। अभी मैं टाइम टेबल रिलीज कर दूंगा अपना। मतलब हमने एक प्लान बनाया कि कुछ महीनों, जैसे जनवरी से लेकर अप टू फरवरी, जब तक आपका, देखो आपका जो पेपर है ना, वो 2 मार्च को कौन सा साइंस का है, ठीक। और शायद अप्रोक्स 11 मार्च को आपका मैथ्स का है ना। तो लगभग अगर पेपर के हिसाब से देखें तो हमारे पास कितने दिन बचते हैं? 2 मंथ, 2 मंथ से। तो इसका पूरा शेड्यूल मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक। इसमें मतलब हम 2 महीने में कैसे रगड़ के एकदम रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे उसकी बात करेंगे, ठीक। अभी कुछ दिनों में वीडियोस रिलीज कर दूंगा मैं, ठीक है सर। और उसमें हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे। जैसे हमारा अभी कोर्स तो कंप्लीट ही हो जाएगा, लगभग ये बचा है और कुछ 2 चैप्टर्स बचे, वो साथ साथ करने के बाद हम रिवीजन भी करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हम सुबह उसमें क्लास करेंगे और उसके बाद हम उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। वो जैसे भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार आज का चैप्टर। सॉरी। ठीक है। तो बोर्ड की तैयारी करते रहो जब तक, ठीक है। रिवीजन करते रहो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है? वो है सर आपका रिवीजन, ठीक। जितना रिवीजन करोगे सर आप अपने लिए उतना बेहतर स्कोर बिल्डअप करोगे, ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है सर। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है साथ ही साथ, और मार्क्स ये भी मार्क्स गेन करवाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि रिप्रोड्यूस मतलब होता क्या है? देखो, नाम से ही बोल रहा है। अगर मैं री को हटा दूं और सिर्फ प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करना, और रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है कि कोई चीज है उसमें से किसी नई चीज को, उन कोई चीज है उसमें से किसी नई चीज को रिप्रोड्यूस करना, ठीक। ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या बोलता है। Before we discuss the mechanism by which organism reproduce, let us talk about some more basic question. Why do organism reproduce? ठीक है, ये सब तो इंट्रोडक्शन है। हम सीधे मेन पे आते हैं, ठीक है। देखो, हमने इतना पढ़ लिया कि सर रिप्रोडक्शन होता है, हमें मालूम है। अब अगर आपके दिमाग में रिप्रोडक्शन आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ह्यूमन आता है कि नहीं? तो सर सिर्फ ह्यूमन में ही रिप्रोडक्शन नहीं होता, सभी चीज में रिप्रोडक्शन होता है। सभी चीज में सिर्फ जो लिविंग थिंग होती है, जैसे कि आपके प्लांट हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, आपके कुछ बैक्टीरियाज हो गए, ठीक, उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। पर क्या सब में रिप्रोडक्शन एक ही तरीके से होता है? नहीं सर। सबकी जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस होती है, या फिर आप बोल लो जो मेथड्स होती है, वो क्या होती है? वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, उससे एक और चीज पहले कि जब रिप्रोडक्शन मतलब ये समझो कि आप कोई चीज है, कोई पेरेंट सेल है, उससे कोई नई चीज बन रही है कि नहीं? है ना। तो जब नई चीज बनती है तो उसमें होता क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या बोलता है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ से पढ़े? ठीक है, यहीं से पढ़ते हैं। Organisms look similar because their body design are similar. If body design are to be similar, the blueprints for these designs should be similar. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. In class 9, we learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA molecules. देखो क्या बोल रहे हैं सर, कि देखो हम जब, जैसे हमें मालूम है कि सर जब जैसे कोई भी ऑफस्प्रिंग होती है, जब कोई भी बच्चा होता है, तो कहते हैं कि इसकी जैसे कुछ कुछ आदतें, कोई होता है तो बोलता है कि सर इसकी आदतें जो है कैसी है, ये पापा की तरह, या फिर इसकी जो नाक है कैसी है सर, पापा की तरह। तो ये जो चीज हमारे किसी भी बच्चे के अंदर आती है, वो कैसे आती है, वो किस फॉर्म में आती है? तो सर उसमें एक चीज होती है आपके सेल में। जैसे मान लो ये आपका सेल न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या चीज होती है? एक चीज होती है सर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स एक चीज होती है। सर ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है आपका इंफॉर्मेशन। क्या कंटेन करता है सर? आपका इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। किस फॉर्म में कंटेन करते हैं क्रोमोसोम्स? किस फॉर्म में रहते हैं? किस फॉर्म में रहते हैं? ये रहते हैं डीएनए के फॉर्म में, ठीक सर। बात समझ आ गई? मतलब कि देखो, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन कि खजाना का रखा है, पैसा का रखा है, नहीं। इंफॉर्मेशन मतलब आपकी इनहेरिट, इनहेरिट इंफॉर्मेशन, ठीक। इनहेरिट इंफॉर्मेशन, ठीक। ये किस फॉर्म में होती है? आपके डीएनए फॉर्म में। डीएनए का फुल फॉर्म सर क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड। ठीक, देखो हमने अभी क्या बात करी सर कि कभी भी किसी बच्चे में आपने देखा होगा कि उसके पापा मम्मी की आदतें कुछ ना कुछ होती हैं। क्यों सर, पापा मम्मी की आदतें क्यों सर, वहीं से तो आया इसलिए। ठीक, अब वो जो आदतें होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो सर आपके न्यूक्लियस में, हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, बात सिर्फ ह्यूमन की नहीं कर रहा हूँ, बात हर एक लिविंग थिंग की कर रहा हूँ। बात भले चाहे प्लांट की करो, चाहे किसी भी चीज करी, किसी भी चीज की करो, प्लांट की करो, बैक्टीरिया की करो, ह्यूमन की करो, उनकी जो पेरेंट सेल की जो कुछ आदतें होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, वो उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर आती है। तो वो किस फॉर्म में होती है सर, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। ठीक, ये सेल वेल तो आप पढ़ चुके होंगे। ठीक, 9th क्लास में आपने देखा होगा। ठीक, तो क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करता है सर, इन्फॉर्मेशन। कौन सी, इनहेरिट इन्फॉर्मेशन। ठीक, किस फॉर्म में रहते हैं आपके क्रोमोसोम्स, किस फॉर्म में रहते हैं आपके डीएनए के फॉर्म में। डीएनए बोलो तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ठीक है। अब देखो प्रोड्यूस होता कैसे, तो देखो अगर एक सिंपल सी साधारण भाषा में समझाओ तो देखो, एक होता है मेल गेमेट। ठीक, दूसरी होती है फीमेल गेमेट। फीमेल गेमेट, मेल गेमेट अगर ह्यूमन के हिसाब से देखें तो मेल गेमेट में क्या आएगा आपका स्पर्म, और फीमेल गेमेट में आपका या तो एग ले लो, एग बोल दिया, फिर ओवम बोल दो। ठीक, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तब आपका क्या बनता है सर, तब आपका बनता है जायगोट। फिर जायगोट के बाद एम्ब्रियो। ठीक, अब उसमें क्या होता है सर, उसमें ही आपका ये होता है क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करता है, फिर से वही बात, इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब एक चीज आती है कि सर आपका इधर बता देते हैं। हाँ यार, ये भी तो खाली है। ठीक है, तो हमने अभी भी क्या पढ़ा, एक और रिवाइज कर लेते हैं कि सर आपका एक फीमेल मेल गैमेट होता है, एक ये फीमेल गैमेट होता है, एक मेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट एग बोल दो, मेल गैमेट स्पर्म बोल दो। ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो सर ये क्या बनाते हैं, ये आपका बनाते हैं जायगोट। जायगोट बनाते हैं। ठीक, इनमें क्या कंटेन होता है सर, इनमें कंटेन होता है क्रोमोसोम। ठीक, जो कि क्या कंटेन करता है सर, इंफॉर्मेशन। किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। तो बात क्या आती है कि सर जब भी ये दोनों फ्यूज होते हैं तो आपका डीएनए क्या होती है, डीएनए कॉपी होती है। मतलब इनकी इनकी जो डीएनए है और इसकी जो डीएनए, फीमेल गैमेट की और मेल गैमेट की जो डीएनए होती है अंदर, पापा की और मम्मी की जो डीएनए, तो वो कॉपी होती है, फिर हमारे अंदर आती है। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक चीज डाउट होता है कि सर क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन में क्या फर्क है। क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन में क्या फर्क है, तो देखो क्रोमेटिन जो होता है ना, वो आपका स्कैटर्ड मैनर में होता है। स्कैटर्ड मैनर में होता है, मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ होता है, स्कैटर्ड मैनर में होता है। ठीक, वहीं अगर क्रोमोसोम्स की बात कर लो तो ये किसमें होता है, ये एकदम कंडेंस अरेंज, मतलब अरेंज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, अरेंज फॉर्म में होता है। ठीक, ये एक बेसिक डिफरेंस है आपका। ठीक, याद रखेंगे क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन में फर्क क्या होता है। ठीक, अब देखो क्या होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बार वो पैराग्राफ को पूरे को रीड कर लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला है। ठीक है, हमने कहा था कि याद कर ले, तो यहाँ से करते हैं। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन्स विल मीट, डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। मतलब क्या होता है सर, देखो पापा की डीएनए अलग, मम्मी की डीएनए अलग। ठीक, उनमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दोनों अलग अलग होगी। ठीक, अब जैसी इन्फॉर्मेशन होती है वैसी क्या होती है, वैसी प्रोटीन्स बनती है। और अगर डिफरेंट प्रोटीन्स बनेगी तो वो जो आपको बॉडी डिजाइन, जो आपकी ऑफस्प्रिंग होगी, ऑफस्प्रिंग जो होगी, उसकी बॉडी डिजाइन अलग होगी। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। Cells use chemical reaction to build copies of their DNA. This creates two copies of the DNA in reproducing cell and they will need to be separated from each other. ठीक, बात समझ आ गई, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। मतलब सर उसने क्या बोल दिया कि देखो बेसिक, एक बेसिक चीज क्या होती है कि आपका सबसे पहले होता है डीएनए कॉपी होता है। डीएनए मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक, किसकी मदद से, केमिकल रिएक्शन की वजह से। केमिकल रिएक्शन की मदद से आपके डीएनए क्या होते हैं, कॉपीज होते हैं। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work because the copy pushed out would not have organized cellular structure for maintaining life process. Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then DNA copies separate, each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to cells. देखो ये जो पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं ना, इसको आप ह्यूमन केस में मत लेना। इसको मैं अगर किसी जैसे कि मान लो अमीबा,
लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे आपको अच्छे समझाने के लिए। सर उसने क्या बोला, मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया अमीबा, ठीक, या फिर मान लो कि सेल है। क्या बात कर रहा हूँ, अमीबा छोड़ो, ये क्या है, एक सर सेल है, ये क्या है सर, न्यूक्लियस है। तो इसकी जो होगी, अब इसके अंदर जो डीएनए ना वो उसकी कॉपीज होगी, ठीक, कॉपीज होगी, किस कॉपी में, दो कॉपी बनाएगा। तो सबसे पहले आपकी क्या क्या कॉपी होगी, सबसे पहले इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस। तो सबसे पहले आपकी क्या होगी, डिवाइड होकर सबसे पहले आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी चिंता मत करो। सबसे पहले जो आपको कॉपी मतलब समझ रहे हो ना, ये पूरी की पूरी एग्जैक्ट कॉपी होगी। तो कॉपी मतलब जैसी है वैसी इसमें भी इधर आएगी और वैसी दूसरे में भी इधर आएगी, ठीक। तो ये आपका जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, फिर अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक। बात समझ आएगी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, साइटोकेनेसिस, ठीक, साइटोकिनेसिस, ठीक सर, इस बात का आप ध्यान रखो। अब ठीक, इतनी बात समझ आ गई, अपन सीधे आ जाते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे, ठीक। देखो क्या बोलता है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब देखो, रिप्रोडक्शन के भी दो टाइप के मोड्स होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है आपका असेक्सुअल और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल, ठीक। दोनों में अंतर क्या है, एक बार देख लेते हैं। देखो असेक्सुअल में वन पेरेंट सेल होता है, क्या होता है, वन पेरेंट सेल होता है। और सेक्सुअल में टू पेरेंट सेल होते हैं, टू पेरेंट सेल होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन, ठीक। असेक्सुअल में आपकी बात करो तो इसमें सिंपल ऑर्गन होते हैं, सिंपल ऑर्गन होते हैं, इसमें होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ठीक सर। याद रखना है डिफरेंस, आपको पूछ सकता है, ठीक। और दूसरी चीज, इसमें जायगोट फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें असेक्सुअल में जायगोट फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें नो जायगोट फॉर्मेशन, इसमें नो जायगोट फॉर्मेशन, इसमें जायगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक सर। इतनी बात समझ में आ गई, ये आपका असेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक। अब असेक्सुअल के मोड हम कुछ देखेंगे, इसके अंदर भी कौन कौन से होते हैं, ठीक, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले आता है सर आपका फिजन। क्या होता है आपका फिजन, फिजन में देखो बेसिकली बता दूं, फिजन में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है दो सेल में, ठीक। फिजन के भी दो टाइप है, एक होता है आपका, जैसे मान लो इसको एक मिनट थोड़ा रब कर दे, फिर आपको और अच्छे से बताएंगे। देखो फिजन के आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका बाइनरी फिजन, ठीक। दूसरा होता है आपका सर मल्टीपल फिजन। बस याद कर लो यार, ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं, ठीक। एक होता है आपका बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, ठीक। बाइनरी फिजन आपके सिर्फ दो सेल में कन्वर्ट करता है, जैसे कि मतलब एक पेरेंट सेल होगा और वो कितने सेल डिवाइड करेगा, वो सिर्फ खाली दो सेल में डिवाइड करेगा। कितने सेल में, दो सेल में, एक इधर बना दिया एक इधर। वही मल्टीपल फिजन की अगर बात करो तो एक पेरेंट सेल बहुत सारे इसमें बहुत सारे सेल को डिवाइड कर देगा, ठीक, तीन चार पांच कितने भी, ठीक। ये बेसिक डिफरेंस है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में। अब पढ़ लेते हैं। फॉर यूनिसेलुलर organism, cell division or fission leads to the creation of new individuals. Many different patterns of fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply splits into equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of the two cells during division can take place in any plant. सर कुछ नहीं, उसने इतनी बात बोल दी कि सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड होने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, फिजन का, ठीक। अब फिजन को मैंने आपको बता दिया। उसने एग्जांपल क्या दे दिया, उसने एग्जांपल दे दिया सर आपको अमीबा, अमीबा, ठीक। अमीबा मान लो ये आपका सपोज के लिए आपका अमीबा है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये डिवाइड होगा, किस फॉर्म में डिवाइड होगा, दो 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 सेल में डिवाइड होगा, ठीक। एक ऐसा बना देगा और एक ऐसा बना देगा, ठीक। बात समझ में आ गई। अब ये होते कैसे डिवाइड, स्टेप बाय स्टेप ये देख लो आप, ठीक, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर को जो सेल होता है सबसे पहले वो डिवाइड होने को आता है। मतलब कि जैसे मान लो आपका अमीबा है, तो आपको जो सेल है वो कुछ देखो ये डिवाइड होने को आता है, ठीक। धीरे धीरे आपका जब ये अंदर ही अंदर डिवाइड हो जाता है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, एक सेल इधर बन जाता है एक सेल इधर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर सर ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड होने को आता है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होने को आता है तो फिर दो अमीबा बन जाते हैं, ठीक।
फिर ये हो जाते हैं ऐसे, ठीक। तो इस पूरी प्रोसेस को सर हम क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं बाइनरी फिजन। मतलब किस मोड से लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। ठीक, आपको एग्जांपल याद रखना है। अच्छा, एक और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज कि पूछा जाए कि सर जो अमीबा होता है किस शेप में डिवाइड होते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल शेप में डिवाइड करते हैं, लैटिट्यूडनल शेप में डिवाइड करते हैं, किस फॉर्म में। तो इसका आंसर है यार कि किसी भी शेप में डिवाइड कर दे सकते हैं, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल है, चाहे लैटिट्यूडनल है, चाहे ऐसे में कर सकते हैं, ऐसे में कर सकते हैं, किसी भी शेप में, ठीक, असिमेट्रिकल होते हैं, किसी भी शेप में डिवाइड फिजन वो कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसी का, however some unicellular organism shows somewhat more organism of their body such as seen is leishmania। ठीक, याद करना है, which cause काला अजहर। leishmania कौन सा डिजीज करती है, काला अजहर। ठीक, which have a pipe like structure at one end of the cell, in such organism binary fissure occurs in definite orientation in relation to the structure। ठीक, देखो उसने इसका अमीबा के बाद सर उसने कौन सा एग्जांपल दे दिया आपका, लीशमीनिया का। ठीक, तो लीशमीनिया कुछ ऐसा होता है। इसमें बस एक चीज याद रखो यार, इसमें भी सेम वही बाइनरी फिजन यूज होता है। कौन सा, बाइनरी फिजन यूज होता है। बस एक चीज ये क्या याद रखनी कि इसका जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, डिवीजन होता है वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। मतलब ये जो डिवाइड होगा ना, ये कुछ ऐसे में डिवाइड होगा, लॉन्गी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, तो किस फॉर्म में डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या आपका, प्लास्मोडियम। बस आपको ये याद रखना है कि क्या कौन सा किस मेथड से डिवीजन होते हैं। ठीक, जैसे प्लास्मोडियम हो गया, तो प्लास्मोडियम डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। बस आपको याद रखना है। देखो हमने बाइनरी फिजन के दो एग्जांपल कौन से देखे, एक आपका अमीबा देखा, ठीक, दूसरा आपका क्या देखा, लीशमीनिया। सीधे उठ के आ जाएगा एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक, उसके बाद मल्टीपल फिजन में एक ही एग्जांपल हमने पढ़ा, कौन सा, प्लास्मोडियम। देखो ये जो देख रहे हो, ये देखो बहुत सारी डॉटर सेल में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक, तो ये किस मेथड से करता है, बाय मल्टीपल फिजन। ओके, ठीक, बात समझ आ गई। फिजन के एग्जांपल देख ली, बस इतना ही याद करना और कोई भी बड़ी चीज याद नहीं करनी। उसके बाद हम पढ़ते हैं, दूसरा आता है आपका फ्रेगमेंटेशन, दूसरा मोड। क्या बोलता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपली रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individuals। ठीक, इसने क्या बोला सर कि मान लो आपका एक वो है स्पायरोगैरा, किसकी बात करें, कौन सा मेथड की, अब है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में देखो मान लो ये आपका स्पायरोगैरा है, ठीक। अब ये क्या होता है, ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, देखो ध्यान से देखो, तीन हिस्सों में अपने आप डिवाइड हो गया। ठीक, अब क्या होता है, हर हर एक अपना हिस्सा पूरी बॉडी बना लेता है। ये इसने अपनी पूरी बॉडी बना ली, ठीक, इसने अपनी पूरी बॉडी बना ली, ठीक, और इसने अपनी पूरी बॉडी बना ली। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक, और कोई भी दिक्कत नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट सिंपली। अच्छा, ये किसके लिए, आपका जो पायरोगैरा है, ये कैसा है, ये मल्टी सेलुलर है। बाकी आपके जो ऊपर थे अमीबा, लिशमेनिया और आपका प्लास्मोडियम, ये कैसे थे, ये यूनिसेलुलर थे। ठीक, इस चीज को भी आपको याद रखना है। Specialized cells are organized as tissue, and tissue are organized into organs which have then placed a definite position in the body in such carefully। ठीक ठीक ठीक, ये सब बात बता रहे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सर आपको कि स्पायरोगैरा कैसा क्या है। ठीक है, स्पायरोगैरा कौन सा यूज करता है, कौन सा मेथड यूज करता है, फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात कर देते हैं दूसरा, तीसरा टाइप है, वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब क्या होता है, ये देखो वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है आपको कि कोई चीज को कुछ हो गया तो अपने आप रीजनरेट हो जाती है। मतलब कुछ चीज बची है, कुछ लेफ्ट चीज बची है और वो अपने आप रीजनरेट हो जाती है। ठीक, बस यही बताएगा। देखो पढ़ते हैं अपन क्या बोल रहा है। मैनी फुली डिफरेंट डिफरेंट क्या लिखा है ये, many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organism from their body parts। That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals। देखो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, ये आपको याद कराने के तौर पे, देखो आपने देखो छिपकली देखी होगी, ठीक, वही वॉल वॉल लिजार्ड। तो आपने देखा होगा अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो कुछ टाइम बाद वो आ जाती है। तो किस मेथड से आती है सर, वो आती है आपके मेथड से, रीजनरेशन के मेथड से। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मान लो
ये आप अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, simple animals like hydra or planaria can be cut into any number of pieces and each piece grow into a complete organism. This is known as regeneration. ठीक, उसने क्या बोला कि मान लो ये कोई जैसे ये हाइड्रा है आपका, ठीक, ये आपका क्या है, हाइड्रा। अब अगर हाइड्रा बीच में से कट हो जाता है, मान लो ये बीच में से कट हो गया, तो इसके दो पार्ट बन गए, एक ये ऊपर वाला बन जाएगा, ठीक, और एक ये नीचे वाला बन जाएगा। तो ये अलग बॉडी और ये अलग बॉडी क्या हो जाती है, ये पूरी की पूरी बॉडी बना लेगी, ये पूरी की पूरी बॉडी बना लेगी। देखो, एक बेसिक डिफरेंस फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन में क्या है कि रीजनरेशन मतलब जानबूझ के नहीं, अगर जैसे मान लो कभी कट हो जाता है, ब्रोक हो जाता है, तो वो अपने आप जम जाती है। और फ्रेगमेंटेशन को जानबूझ के वो फ्रेगमेंटेशन मोड जानबूझ के यूज किया जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। बात समझ में आ गई? बस ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बस उतना ही समझा रहे हैं अपन। ठीक है, तो रीजनरेशन समझ में आ गई। ऐसी आपका हाइड्रा है और ऐसी आपका प्लेन एरिया है। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है कि आपका हाइड्रा और प्लेनेरिया किस कौन सा मेथड यूज करते हैं, वो है आपका रीजनरेशन। ठीक, हाइड्रा और आपका प्लेनेरिया। ठीक, ये आपको याद रखना है। ऊपर याद करेंगे फिर तो फ्रेगमेंटेशन किसका, फ्रेगमेंटेशन आपका किसके लिए था, पायरोगायरा के लिए। ठीक, फिर हमने फिजन देखा, तो बाइनरी फिजन में आपका अमीबा और लेशमीनिया, लेशमीनिया क्या कॉज करता है, काला अजहर। ठीक, डिजीज होती है वो। उसके बाद हमने मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम देखा था। ठीक, एक ये चीज हो गई। ठीक, अब देखो ये जैसे ये अच्छा खासा एग्जांपल बनाया, देखा देखो रीजनरेशन प्लेन एरिया, देखो ये हुआ, तो ये तीन हिस्से में कट गया। अब इसने अपना अलग हिस्सा बनाया, इसने अपना अलग हिस्सा बनाया, इसने अपना अलग हिस्सा बनाया। इस हिस्से से इसने अपनी पूरी बॉडी बना ली, इस वाले हिस्से से भी इसने अपनी पूरी बॉडी बना ली, और इस वाले हिस्से से भी अपनी पूरी बॉडी बना ली। मतलब एक छोटे से पार्ट से वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी रीजनरेट कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं सर रीजनरेशन। बात समझ में आ गई? ठीक, अब बात करते हैं सर बडिंग की। तो बडिंग क्या बोलता है, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, वापस से हाइड्रा, मतलब हाइड्रा में एक तो रीजनरेशन भी होता है और बडिंग भी होती है। क्या बोलता है, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। इन हाइड्रा अ बर्ड डेवलप्ड एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू a repeated cell division at one specific site. These buds develop into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new independent individual. बडिंग मतलब क्या होता है कि मान लो ये आपका हाइड्रा है, हाइड्रा कहीं कहीं भी इसके किसी भी पॉइंट से छोटी सी सेल जनरेट होगी। ठीक, और यही सेल धीरे 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 जब पूरी की पूरी बड़ी हो जाएगी इसकी तरह, तब ये अपने आप को क्या कर लेगी, काट लेगी, मतलब अपने आप को पेरेंट सेल से डिटैच कर लेगी, अलग हो जाएगी। तो बडिंग क्या होता है कि पेरेंट सेल में से ही निकलती है। हमने बाकी में क्या देखा था कि वो कट जाती है। ठीक, जैसे रिजनरेशन फ्रेगमेंटेशन में से कि वो यहाँ से कट जाती है उसके बाद बनाएगी। पर हाइड्रा में एक तो आपकी रिजनरेशन होती है, ठीक, साथ ही साथ बडिंग भी होती है। बडिंग मतलब अंदर ही अंदर, मतलब उसी में अलग नहीं होती, उसी में पहले बन जाती है, उसके बाद जब पूरी की पूरी बन जाती है तब वो आपकी अलग हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को आप क्या बोलते हो, बडिंग। ठीक, नेक्स्ट आती है आपकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक, तो क्या बोलता है, देयर आर मेनी प्लांट इन विच पार्ट्स लाइक द रूट स्टेम एंड लीव्स develop into new plants under appropriate condition. Unlike in most animals, plant can indeed use such a mode of reproduction. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering, grafting, grow many plants like sugarcane, rose, grapes और agriculture purpose। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इतना सा क्या मतलब है। सपोज के लिए मान लो आपका ये गुलाब का फूल है, सपोज के लिए, मत मानो, मतलब मान लो। ठीक, अब आप क्या करोगे, या तो हमने देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है क्या है कि या तो आप इसको रूट से या तो आप इसको स्टेम से, अगर मैंने काट दिया स्टेम से, मैंने इसको काट दिया तो क्या बच गया, एक ये छोटा वाला पार्ट बच गया और एक ये रोज का पार्ट बच गया। ठीक, अगर इस रोज के पार्ट को मैं मिट्टी में गाड़ दूं, ठीक, ये रोज के पार्ट को मैं मिट्टी में गाड़ दूं तो ये खिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सर ये एकदम मुरझा के एकदम वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है कि अगर आप इसको स्टेम से उससे काट दो, ठीक, तो वो वापस से अपना पूरा पेरेंट सेल बना लेते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल क्या दे, जैसे शुगर केन हो सकता है, रोज हो सकता है, ठीक, ग्रेप्स हो सकता है। तो ये किसके लिए यूज होता है, फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोडक्ट फ्रॉम सीड। अब इसने क्या बोला कि इस मेथड से अगर आप मान लो सीड उगाते हो, तो सीड उगाने में फिर वो धीरे धीरे उगेगा, फिर बाद में फ्रूट फ्लावर देगा। पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से इसके कंपैरिजन में बहुत जल्दी फ्रूट और फ्लावर फ्रूट देने लग जाता है। ठीक, इसके कंपैरिजन में, सीड के कंपैरिजन। सच मेथड आल्सो मेक पॉसिबल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। ये प्लांट पे भी हो सकता है जो सीड नहीं दे पा रहे हैं। Another advantage of vegetative propagation is that all plant produced are genetically similar enough to parent plant to have all its characteristics। ठीक है, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक सर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बात समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक,
अच्छा, इसका एग्जांपल और क्या है? सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेस अलोंग द लीफ ऑफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफिलम। ठीक, एक इसका भी एग्जांपल ले लो। ये क्या है इसका? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम भी क्या करता है? लीफ यहाँ पे प्रोड्यूस करता है और फिर वो अलग हो जाता है। ठीक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट आपका क्या आता है सर? नेक्स्ट आपका आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या बोलता है? इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग cells from the growing tip of plant. The cells are then placed in an artificial medium, then they divide rapidly to form small group of cellular. देखो क्या होता है कि सर आपने किसी प्लांट के ऊपर, जहाँ पे देखो हमें मालूम है कि सर प्लांट में एपिकल मेरिस्टेम होती है, नहीं एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होती है ना, तो मान लो ऊपर से आपने कुछ टिश्यू निकाली और उसको एक ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे उसको फुल्ली जो उसकी सराउंडेड मतलब नेसेसरी एरिया चाहिए किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए, कि मिट्टी भी सही आ रही है, पानी भी सही आ रही है, धूप आ रही है, इस टिश्यू को आपने यहाँ पे रख दिया। अब उस टिश्यू से क्या होगा? वो प्लांट पूरा उग जाएगा। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ये हम अलग से ले जाके बनाते हैं तो हम इसको और क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक, बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है वो? स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है? इवन मैनी सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म specific reproductive part can be identified. The thread-like structure that develop on the breed in activity 7.2 above the height of the bread mold is rhizopus. तो इतना समझो सर, राइजोपस जो है वो क्या करता है? वो कौन सा मेथड यूज करता है? वो मेथड यूज करता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, देखो ये मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि ये जो नीचे का पार्ट है ना, ये आपका कौन सा पार्ट है? ये आपका पार्ट है HYPHAE। ये क्या होता है? ये नॉन रिप्रोडक्शन पार्ट होता है। नॉन रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, डक्शन पार्ट होता है। ठीक, इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई? तो राइजोपस क्या होता है? ये देखो इसमें आपके स्पोर्स होते हैं ना, है ना? ये आपके स्पोर्स है। और स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं सर? स्पोर्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसने कहीं लिखा है क्या? हाँ, ये लिखा है स्पोर्स प्रेजेंट ऑन स्पोरेंजिया। ठीक, स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्पोरेंजिया में होते हैं। ठीक, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? ये करते हैं स्पोर फॉर्मेशन आपका। ये कैसे होते हैं सर? तो ये होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक, अच्छा एक और चीज आपको बतानी थी, कहाँ गई अपनी? हाँ, ये बडिंग में एक तो आपने याद किया हाइड्रा, और एक और याद कर लो ईस्ट। ईस्ट भी आपका कौन सा मेथड यूज करता है? आपका बडिंग। ठीक, बात समझ में आगे होगी? तो इतने अपने क्या मेथड थे? इतने अपने असेक्सुअल मेथड थे। ठीक सर, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फिजन? ठीक है, इसमें दो डॉटर सेल होती है, इसमें मल्टी डॉटर सेल होती है। ठीक है, ये सब आपको करना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार फटाफट अपन रिवाइज कर लेते हैं पूरे एग्जांपल में। देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? फिजन पढ़ा। देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस यही सब पूछेगा आपसे। ठीक है, क्या आपने पढ़ा? फिजन पढ़ा। ठीक, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर पूछेगा, इतनी डिटेल में कुछ नहीं पूछेगा। फिजन में हमने कौन कौन सा पढ़ा? बाइनरी फिजन पढ़ा, उसके बाद पढ़ा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन की एग्जांपल हमने कौन कौन से देखी है? तो आपका हमने देखा अमीबा और लीशमीनिया। लीशमेनिया, ये दोनों कैसे था? ये दोनों यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स थे। ठीक, मल्टीपल फिजन में हमने किसको देखा? मल्टीपल फिजन में हमने देखा प्लाज्मोडियम को। ठीक, ये भी कैसे था सर आपका? ये भी था यूनिसेलुलर। ठीक, उसके बाद हमने किसकी बात करी सर? उसके बाद हमने किसकी बात करी थी? फिजन के बाद हमने बात करी थी सर फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन, ठीक। फ्रेगमेंटेशन में हमने किसका एग्जांपल देखा था? तो फ्रेगमेंटेशन में हमने एग्जांपल देखा था पायरो 11 का, स्पायरो 11। ठीक, इसका एग्जांपल देखा था। फिर हमने किसकी बात करी थी सर? फिर हमने बात करी आपके रीजनरेशन की। रीजनरेशन में हमने किसका एग्जांपल देखा था? तो रीजनरेशन में हमने देखा था हाइड्रा का, हाइड्रा का और प्लेनेरिया। हाँ, हाइड्रा और प्लेनेरिया का एग्जांपल। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर? रीजनरेशन हो गया, उसके बाद हमने पढ़ा सर बडिंग। ठीक, बडिंग में हमने किसका देखा? बडिंग में हमने देखा आपका हाइड्रा का, और अभी अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, वो किसका था? ये वो उसमें क्या इन्वॉल्व किया था? ईस्ट। ठीक, उसके बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा था, टिश्यू कल्चर देखा था। फिर हमारी आखिरी में आती है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में कौन इसका एग्जांपल था? राइजोपस। राइजोपस ये कैसा था? ये था आपका मल्टी सेलुलर। ठीक, दूसरी चीज, एक चीज क्या याद करने वाली बात है सर, कि इसमें एक पार्ट होता है हाइव, जो कि डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। डू नॉट, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन।
ठीक सर, तो इतनी बात हो गई हमारी, है ना। सबसे पहले हमने बात करी थी रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमने बात करी थी सबसे पहले डीएनए कॉपी होती है। फिर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल, सेक्सुअल, उसमें हमने डिफरेंसेस देख लिए थे आपके। ठीक, मैं आपको दिखा दूं, ये असेक्सुअल सेक्सुअल में हमने डिफरेंसेस देख लिए थे। ठीक, फिर हमने एक एक करके बात करी बाइनरी फिजन की। फिर बाइनरी फिजन में हमने मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन दोनों के एग्जांपल देख लिए। फिर फ्रेगमेंटेशन देखा, फिर रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ तक हमारा क्या हो जाता है, यहाँ तक हमारा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक सर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, आई होप जितना पढ़ा होगा मैंने आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, जय हिंद, जय भारत।